Hello students, myself Dinesh Vohra and today we'll be talking about the chemistry section of JEE Mains. JEE Mains में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें JEE Mains में 3 सेक्शंस रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम डालना पड़ता है, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालते हो। केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल होंगे या कॉन्सेप्चुअल होंगे। अगर आपने वो फैक्ट या कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है तो आप देख के ही आंसर कर सकते हो। तो अगर आप जेई मेंस में स्कोर अच्छा लेके आना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं बट उनका आउटपुट उस अकॉर्डिंग नहीं आती। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो बहुत कम एफर्ट लगाते हैं बट उनका स्कोर हर टेस्ट में, मॉक टेस्ट में या जेई मेंस में भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि अगर तो आप चैनलाइज्ड एफर्ट लगाओगे तो आउटपुट उसकी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप अपनी मनमर्जी करोगे, बिल्कुल रैंडमली कुछ भी टॉपिक पढ़ते रहोगे, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दोगे तो आपका स्कोर पॉसिबिलिटी है कि इतना अच्छा ना आए। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री की जैसे 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हम तीनों का एनालिसिस करते हैं वन बाय वन। तो ये मैंने आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं। और अगर आप नीचे की तरफ मूव करते जाओगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि इन चैप्टर्स को करने के लिए एफर्ट आपका बढ़ता जाएगा। नीचे जाते जाओगे एफर्ट बढ़ता जाएगा और आउटपुट आपकी कम होती जाएगी। अब जैसे सरफेस केमिस्ट्री टॉप पे रखा है। सरफेस केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। एनसीईआरटी इसकी अच्छे से कर लो, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आप क्लास 11th में स्टार्टिंग में पढ़ते हो, ये बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री चैप्टर है। अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, क्लास 12th की मॉडर्न फिजिक्स में ये दोबारा से ये चैप्टर आता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जब ये चैप्टर 2 बारी हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप इसका क्वेश्चन चाह के भी पेपर में गलत नहीं कर पाओगे। फिर अगर देखा जाए तो थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत ही ईजी चैप्टर है। ईजी इन द सेंस, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक बेसिक सी इंटीग्रेशन आनी चाहिए जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेनली जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो मेनली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो आप रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ते हो इन क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स। तो इस चैप्टर में भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर्स हैं। फिर मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स, ये चैप्टर्स जब आपने 11th में पढ़े होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये डिफ़िकल्ट लगे होंगे। तो ये चैप्टर्स छोड़े नहीं जा सकते, चाहे किसी को इजी लगते हैं चाहे किसी को डिफ़िकल्ट लगते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है। इन चैप्टर्स के बिना आप बाकी के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। तो ये करने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी जेई मेंस में भी देखोगे बहुत ही कम क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, बट इस चैप्टर की इनडायरेक्ट यूजेज दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा है। फिर अगर देखें सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट भी रिलेटिवली इजी चैप्टर है। इसमें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन चाहिए होती है। जिनकी विजुअलाइजेशन नहीं अच्छी उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी पे स्टिक करो और उसके बाहर ना जाओ। इसमें भी कई चीज़ें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हैं। एग्जांपल्स वगैरह जैसे लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की दी गई हैं। जेई मेंस में 3-4 साल पहले एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से। तो ये इसकी भी थ्योरी अगर आप अच्छे से कर लोगे तब भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। फिर उसके बाद ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशंस, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो थोड़े से बल्कि चैप्टर्स हैं। इसमें ये जो नीचे वाले 3 हैं ये बिग 3 है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी खा जाएंगे, बट उस अकॉर्डिंग आउटपुट निकल के नहीं आती है। तो जब भी आपने केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, कोशिश ये करनी है कि ये तीनों चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपने बिल्कुल लास्ट में रखना है।
स्टेट्स ऑफ मैटर और लिक्विड सॉल्यूशंस ये फिर रिलेटिवली इजी चैप्टर्स हैं, इनको मैं मॉडरेट बोलूँगा। इनफैक्ट इन तीनों को मैं मॉडरेट बोलूँगा, और ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन भी ऐसे निकल के आते हैं कि जो अगर आपने इस पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट भी किया होगा फिर भी शायद पेपर में आप क्वेश्चन ना कर पाओ। बट अगर सरफेस एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल काइनेटिक्स की अगर आप बात करो, आपने ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इसका क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनिक पे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके सामने लिस्टेड हैं। अब जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ज़मीन्स, ये काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं। नीचे जाते जाओगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, एफर्ट आपका बढ़ता जाएगा और उसके प्रोपोर्शनल जो आउटपुट है वो कम होती जाएगी। तो अगर आप देखो ये चैप्टर्स अगर आपने प्रिपेयर करने हैं, आप सिर्फ एनसीईआरटी कर जाओ। जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई मेंस में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। ये इन चैप्टर्स में अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इन द जेई मेंस। आप इन चैप्टर्स को चाहे एक एक दिन लगा के प्रिपेयर कीजिए, बट इनको अच्छे से कीजिए, सारी एग्जाम्पल्स याद कीजिए। ऑलमोस्ट हर पेपर में आप अगर पिछले 5-6 साल का ट्रेंड देखोगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ज़मीन से एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। फिर बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। जिन बच्चों की तो रिटेंशन बहुत अच्छी है वो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेमोराइज करने वाली हैं। जैसे अमीनो एसिड्स पे पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो थोड़ा मेमोरी बेस्ड हो जाता है, तो जो लोग तो याद अच्छे तरीके से रख सकते हैं वो कर लें। बाकी के लोग जिनकी रिटेंशन इतनी अच्छी नहीं है वो एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चांसेस रहते हैं कि शायद आपका देखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। तो इसको छोड़ के नहीं जाना, एक बार एनसीईआरटी का ओवरव्यू ज़रूर लेना है। फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मूल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखता था, वैसे ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखती है। ये सारे चैप्टर्स आप तभी कर सकते हो अगर आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी। तो अगर आप 11th की एनसीईआरटी खोल के देखो, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट तरीके से दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइंस, जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गए, नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो दी हुई है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं और छोड़नी नहीं होती, दैट इज प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है। जो बच्चे तो ऑर्गेनिक से भागते हैं, जिनको कि रिएक्शंस याद करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, वो इस टॉपिक को ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इस टॉपिक से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बाकी हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स एंड एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो जिन लोगों की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी अच्छी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है उनके लिए। जिनकी अच्छी नहीं है वो क्या करें, वो सारी रिएक्शंस करें जो कि एनसीईआरटी में दी गई हैं, और सिर्फ उतने मैकेनिज्म्स कर लें जो कि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिए गए हैं। तो अगर आप मैकेनिज्म्स भी अच्छे से समझ के कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे इन जेई मेंस जो कि एलिमेंट्री लेवल के होंगे। अब ऐसा भी नहीं है जेई मेंस में सारे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अच्छे भी आ जाते हैं। बट ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो वो अगर कुछ बेटर करना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी वाली रिएक्शन ज़रूर कर लें, और रिएक्शन मैकेनिज्म्स जितने एनसीईआरटी में गिवन हैं वो ज़रूर थॉरली एक बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम एफर्ट लगाने पे सबसे ज़्यादा आउटपुट आपको इनऑर्गेनिक में ही देखने को मिलती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स मैंने लिस्ट किए हैं उनका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, और नीचे जाने पे कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर आप देखोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, हाईली ईजी चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें तो आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो, 9th 10th में भी पढ़ते हो, वही चीज़ें आप 11th में पढ़ते हो।
तो ये चैप्टर तो प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। हाइड्रोजन चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में ये सिर्फ 11 पेज का चैप्टर है। 11 पेज पढ़ने कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। आप 3 घंटे की सिटिंग लगाओ, बहुत अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। फिर अगर मैं देखूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स इसको छोड़ के जाते हैं, छोड़ के नहीं जाना है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। जेई मेंस में बहुत सालों से इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। बाकी अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं, ये चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं बट ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनऑर्गेनिक के ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि लॉजिकल हैं, जिनमें कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो। इनके कॉन्सेप्ट्स अगर आपने सीख लिए हैं तो बाकी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अगर इन दोनों चैप्टर्स पे आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको फर्दर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में हेल्प ही मिलेगी। तो ये दोनों चैप्टर्स तो आपने करने ही करने हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। फिर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैं मॉडरेट भी नहीं बोल सकता। मेटलर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है। आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। इनफैक्ट पूरी इनऑर्गेनिक की आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जानी है। जो जितने भी जेई मेंस में क्वेश्चन आएंगे कोई भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आने वाला है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये इजी टू मॉडरेट है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इनऑर्गेनिक करनी सबसे ज़्यादा आसान है। आपने अगर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप उसका क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर फैक्ट पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप इसको कंपेयर करो विद थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम मिला के एक महीने में ये दो चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो और एक महीने में आप दूसरी साइड पूरी इनऑर्गेनिक प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो आप कोई भी जेई मेंस उठा के देख लो, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस आर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई कई सेट्स में तो लास्ट जेई मेंस में 12 to 13 क्वेश्चंस वर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको छोड़ना बहुत बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो स्टूडेंट्स इसको करके जाएंगे उनका स्कोर अपने आप से अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं पूरी केमिस्ट्री की बात करूं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती कि जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स करने होते हैं। बट होता क्या है कि स्टूडेंट्स एक दो चैप्टर्स पे ही बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं और बाकी चैप्टर्स छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको पहले मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट कवर करना है और फिर जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं अगर टाइम बचता है तो आप उस पर फिर जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे फिर आपकी आउटपुट भी वैसे वैसे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली कुछ इसमें से यूज़फुलनेस आपके लिए निकल के आएगी। थैंक यू।